हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने इंटरफेरेंस की थ्योरी पढ़ी थी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है वो हमने थ्योरेटिकली समझाया था, जहाँ पे मैंने यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किया था। और जो यंग साइंटिस्ट था उसने हमको बताया था कि कैसे हमें स्क्रीन पे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। जहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं हम उनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे हमको डार्क फ्रिंजेस मिलती है वहाँ पे हम उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो बेसिकली आज मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज आपको बताने थे, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आज अपन कंडीशंस निकालते हैं। कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास ऑब्वियसली हम लोग इंटरफेरेंस देख रहे हैं, तो हमारे पास दो वेव्स हैं जो इंटरफेयर करेंगी। वो जो दो वेव्स हमारे पास हैं, एक वेव का रिप्रेजेंटेशन हम मान लेते हैं y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एक वेव का। इसका मतलब क्या है, ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड है a, और ये क्योंकि साइन वेव है इसलिए ये ज़ीरो से स्टार्ट होगी ऐसी। ये हमारी एक ए साइन ओमेगा टी की वेव है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो क्या है, ओमेगा है, और ये उसका टाइम एक्सिस है। दिस इज़ एम्पलीट्यूड। तो ये वेव जो ऐसी दिखती है उसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक और वेव है y2, जिसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से थोड़ा अलग है। साइन वेव है ये भी। फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। मैंने आप लोग को बताया था इंटरफेरेंस होने के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो सकता है। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस को बताया है हमने फाई से। इसका मतलब है कि ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड है b, दिस इज़ अ साइन वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी ये ही है, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये प्लस 5 फेज से आगे चल रही है, मतलब इस तरीके का। ये जो इसमें फेस है, ये जो इसमें फेस का चेंज आया है, मतलब ये 90 के फेस से अगर अलग है तो हर टाइम पे ये 90 के फेस से आगे चलेगी। ये 0 पे है, ये 90 पे है, ये 90 पे है, ये 180 पे है, ये 180 पे है, ये 270 पे है। तो ये जो वेव है ये इससे फाई एंगल से आगे चल रही है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। तो ये दो वेव है जिसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है। अगर हम यहाँ पे सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई सुपर पोजिशन, है ना, आप लोग को ये बात समझ में आ गई। इसका एम्पलीट्यूड b है, इसका एम्पलीट्यूड a है, ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगी तो रिजल्टेंट वेव होगी y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। गेटिंग माई पॉइंट। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस 5। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूले से खोलेंगे a साइन ओमेगा टी प्लस b, इसको हम साइन a प्लस b है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन a कॉस b प्लस b साइन b इंटू कॉस a। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है साइन a प्लस b का। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा
इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल रही हूँ साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों में से हमने ए प्लस बी कॉस फाई बचा और हमने इनमें से कॉमन निकाल लिया साइन ओमेगा टी। तो बी साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे टाइम वेरिएंट ये फंक्शन है और यहाँ पे टाइम वेरिएंट ये फंक्शन है। ये और ये बेसिकली दिस टू क्वांटिटी आर कांस्टेंट। ये दोनों क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो हम यहाँ कन्वीनियंसी के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, a प्लस बी कॉस फाई को हम पुट कर रहे हैं a कॉस थीटा और b साइन फाई को हम पुट कर रहे हैं a साइन थीटा। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ एंगल है, हमने यहाँ एंगल लिया है, ये पूरी क्वांटिटी को मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे ये साइन था, मैंने यहाँ साइन चेंज नहीं किया। यहाँ पे कॉस था, मैंने कॉस चेंज नहीं किया। बस मैंने इस कांस्टेंट को a से रिप्रेजेंट किया है। तो हम कांस्टेंट की जगह पे कुछ पुट कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा। तो पुट करते हैं। देन फ्रॉम दिस इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। यदि हम इसमें से a कॉमन ले लें तो ये बनेगा कॉस से साइन b प्लस साइन a कॉस b। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस b। सो बेसिकली दिस इज आवर रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। मतलब इन दोनों को सुपर इम्पोज करने के बाद जो वेव बनेगी, इंटरफेरेंस होने के बाद जो वेव बनेगी, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये है। तो अभी हम यहाँ a और थीटा हमने पुट किया था, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के बतानी पड़ेगी। तो हम यहाँ वैल्यू निकाल के बताते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? हेयर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करके वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यदि मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दूँ, तो हेयर मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करूँ, तो 1 का स्क्वायर यानी होगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस टू नो? a स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा बचेगा, सॉरी a स्क्वायर नहीं सॉरी, हमको वो वैल्यू पुट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a की हमारी वैल्यू, a कॉस स्क्वायर की वैल्यू है ये। तो हम ये लिखते हैं a प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस, है ना, इसका LHS इक्वल किया तो RHS भी इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा b साइन फाई का होल स्क्वायर। यस और नो? ओके। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका हम लोगों ने स्क्वायर किया, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला खुलेगा, तो यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इसको लिख रही हूँ b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके। तो इन दोनों टर्म में से b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई। यस और नो? ये वैल्यू हो गई हमारी 1। तो ये हुआ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। यस और नो? प्लस 2ab कॉस फाई। अब देखो यहाँ पे ये हमारे किसके इक्वल चल रहा था? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आया ये, तो ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। तो ये हो गया 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हुआ स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi. So this is the amplitude. यहाँ पे इस इक्वेशन में a की वैल्यू ये होगी। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे इस इक्वेशन में a की वैल्यू ये होगी। अभी हमको यहाँ पे फाई की वैल्यू भी थीटा की वैल्यू भी हम लोग को देखना था क्या है, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वन वेव विच इज़ हैविंग एम्पलीट्यूड ए एंड अनदर वेव विच इज़ फाई आगे, इससे फाई एंगल आगे चल रहे हैं और जिसका एम्पलीट्यूड है बी। सो दिस इज़ योर y1, दिस इज़ योर y2। इन दोनों का रिजल्टेंट आया है हमारे पास, जिसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए और जिसका ओरिजिनल के साथ एंगल है थीटा। यही आया है हमारा ओमेगा टी प्लस थीटा। तो बेसिकली यदि ओमेगा टी को हम ज़ीरो पे दिखा रहे हैं, ए ओमेगा टी, तो जो बी है वो उससे फाई आगे है और जो रिजल्टेंट है वो उससे थीटा आगे है। तो हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के आपको लिख के बता रही हूँ। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होगा, कैसे होगा ये? इन दोनों को हमने डिवाइड किया है, इन दोनों को टेन थीटा बनाना है, मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा ये कैसे बनेगा? इसको लिख सकते हैं ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी साइन फाई। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा टेन थीटा इज इक्वल्स टू हो गया बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई। तो ये जो है दिस इज़ योर फाइनल वेव इक्वेशन, दिस इज़ योर इट्स एम्पलीट्यूड एंड दिस इज़ द एंगल। गेटिंग माई पॉइंट? इतनी बात आपको समझ में आई? अब बेसिकली होता क्या है, मैंने आपको बताया था स्क्रीन पे हमको ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क ऐसी फ्रिंजेस मिलती हैं, यस और नो? तो ये ब्राइट, ये डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होती है? तो हमेशा याद रखिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट वेव, ये जो फर्स्ट वेव है, इस फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और सेकेंड वाले की इंटेंसिटी I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। और जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की इंटेंसिटी होगी IR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ए का स्क्वायर। यस और नो?
क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कैपिटल ए। ओके, तो अभी मैं लिख रही हूँ, यहाँ से हम लिख सकते हैं I फर्स्ट इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, प्रपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड आई आर इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। ओके, समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? अभी हमारा फॉर्मूला निकला था, पीछे से हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकाला था, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ये हमने निकाला था, यस और नो? तो यहाँ पे ए स्क्वायर इस पूरी इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर कांस्टेंट लगाते हैं, तो या ये हो जाएगा, या फिर इस इक्वेशन में के की वैल्यू, ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो आई आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। यस और नो? तो इसको अपन लिख सकते हैं आई आर, ये हो जाएगा के ए स्क्वायर होता है I1, प्लस ये हो जाएगा के ए बी स्क्वायर, वो होता है I2, प्लस ये हो जाएगा 2kab cos फाई। यस और नो? तो cos फाई को तो ऐसे ही लिख देते हैं, और आई आर इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। ये क्योंकि सिर्फ A और B है तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय अंडर रूट, तो इसको मैं लिख देती हूँ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। तो ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हुई। आपके कितने फॉर्मूले बन गए? फाइनल वेव इक्वेशन बन गई, फाइनल वेव का एम्पलीट्यूड का इक्वेशन बन गया, tan थीटा बन गया। उसके बाद हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा। अब हम कंडीशन लगाते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दिस cos फाई शुड बी 1 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यदि ये मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होना यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होना यानी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2, ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये कब होगा? जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी। तो इसके लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो cos फाई कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। cos फाई मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू होगी 1। ओके, cos फाई 1 कब होता है? जब फाई इज इक्वल्स टू आपका होगा 0, 2 पाई, 4 पाई डॉट 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 डॉट। तो फाई की वैल्यू जब ये होगी तब आपका cos फाई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो फेज डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका फेज डिफरेंस होना चाहिए। अपन जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, फाई इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देती हूँ 2n पाई, वेयर n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 डैश 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 डैश। अब यदि यहाँ n 0 रखोगे तो ये फाई 0, n इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 2 पाई,
n इज इक्वल्स टू 2 रखोगे तो 4 पाई। तो हमारा फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, 2n पाई का। मतलब जहाँ जहाँ वो दोनों वेव कितने के फेज डिफरेंस से मिले, 2n पाई के फेज डिफरेंस से मिले, तो उनका इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव। वहाँ पे हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अब एक आपको याद रखना है फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ये आपको याद रखना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर हम यहाँ से पाथ डिफरेंस निकालें तो हमारा डेल एक्स इज इक्वल्स टू आएगा 5 अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो हमारा पाथ डिफरेंस आया डेल एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस हमारा कितना आना चाहिए, एन लैम्डा। जब हमारा पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हो या हमारा फेज डिफरेंस 2n पाई हो तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। ये cos फाई 1 हो गया, cos फाई 1 हो गया। तो ये हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये हो गया 1। गेटिंग माई पॉइंट। इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos फाई कितना है 1। तो ये फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आई मैक्सिमम का हमारा किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दिस इज योर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से फॉर डिस्ट्रक्टिव, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई शुड बी मिनिमम। आई आर कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो cos फाई कितना होगा, cos फाई शुड बी मिनिमम। मिनिमम मतलब इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1। cos फाई -1 कब होता है, जब इसका फेज डिफरेंस हो पाई, 3 पाई, 5 पाई, तब इसकी वैल्यू होती है डॉट 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 डॉट, तब इसकी वैल्यू होती है -1। तो हम यहाँ पे फेज डिफरेंस का एक जनरल फार्मूला बनाते हैं। दिस जनरल फार्मूला इज 2n - 1 वेयर n इज इक्वल्स टू गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज योर फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो डेल एक्स इज इक्वल्स टू होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू पाई। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n - 1, पाई से पाई कैंसिल। तो ये आपका बना पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, डेल एक्स इज इक्वल्स टू lambda upon 2n minus 1. This is your path difference. Getting my point? Okay. तो यहाँ पे हमारी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, आई मिनिमम। ये -1 होगा तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज योर आई मिनिमम। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हुई।
ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हुई। आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। ओके ओके। अब बेसिकली इंटेंसिटी का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, इन दोनों की इंटेंसिटी का कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमें हमेशा डिवाइड करना होता है। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल्स टू हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला हमने अब भी निकाला था यहाँ से, ये इसका और ये इसका। गेटिंग माय पॉइंट। इसमें हम लोग उसको डिवाइड करते हैं बी से, तो ए अपॉन बी प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन ए अपॉन बी माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने इसको बी से डिवाइड किया है। ए अपॉन बी को अपन पुट कर रहे हैं आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। गेटिंग माई पॉइंट, वेयर आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके। So this is your comparison of intensities. ये फॉर्मूला। अब इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन। इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन, आई मैक्स इज इक्वल्स टू हो गया के आई मिनिमम हो गया के, अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज, तो एवरेज होगा आई एवरेज इज इक्वल्स टू आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन 2। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो गया के ए प्लस बी का प्लस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया 2 के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, 2 से 2 कैंसिल। तो आई एवरेज हमारा हो गया के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ आवर एवरेज इंटेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारी एवरेज इंटेंसिटी होती है वो होती है ये, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। क्या होता है, जहाँ पे हमारी जितनी भी दोनों की लाइट आई है, दोनों की लाइट का एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर आया है, इंटेंसिटी आई प्लस आई 1 प्लस आई 2, मतलब बेसिकली जितनी भी लाइट आती है, जो स्लिट से जितनी भी लाइट आ रही है टोटल, वो कहीं गायब नहीं होती। वो पूरी की पूरी, ऐसा नहीं है कि डार्क फ्रिंजेस हैं तो गायब हो गई। तो बेसिकली जहाँ ये जो 2 स्लिट से लाइट आती है, जहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलती है वहाँ बहुत ज़्यादा चमक हो जाती है, और जहाँ डार्क होती है वहाँ अंधेरा हो जाता है। तो इन दोनों की जो इंटेंसिटी होती है वो सिंपली इन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस में रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, कहीं पे एनर्जी लॉस नहीं होती है।
गेटिंग माई पॉइंट? मतलब एनर्जी कंजर्वेशन इज ओबे, एनर्जी कंजर्वेशन is obeyed in interference. इंटरफेरेंस में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पे भी नई एनर्जी या कहीं एनर्जी लॉस नहीं होती. गेटिंग? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. कल मैं आपको फ्रिंज वेट और इन सब का फॉर्मूला निकाल के बताऊंगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. थैंक यू सो मच. इससे ये फॉर्मूले पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो ये फॉर्मूले पे आप लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने की कोशिश करिए. ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडे क्लास. थैंक यू.